हेलो बच्चों, बेटा आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो डिटर्मिनेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो एक 6 मार्क्स का बिल्कुल श्योर क्वेश्चन आपको मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द इनवर्स। देखो, आप जब 10th क्लास के अंदर थे तो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, वो सारे मेथड आपने सीखे थे। उन्हीं इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस को यूज करते हुए भी, इनवर्स का कंसेप्ट यूज करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो 2 वेरिएबल्स के साथ साथ इस बार अपन को सीखना है कि अगर इक्वेशन 3 वेरिएबल में भी आ गई तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं कि भाई कंसेप्ट क्या है। ये जो है थोड़ा अधूरा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। इसको हम केवल अभी सीबीएसई के हिसाब से पढ़ेंगे। कॉलेज लेवल पे इसमें चीजें थोड़ी और एक्सटेंड हो जाती है। अपन को अभी के लिए जितना ध्यान रखना है मैं उतना ही बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो इन जनरल मान लो कि ये तुम्हारे सामने कोई भी 3 इक्वेशंस दी हुई है। ये आपके सामने बेटा इक्वेशंस दी हुई है, a1x ये a2x, इस फॉर्मेट में इक्वेशंस अपन को दी हुई है। और अपन को बोला है कि इनको इक्वेशंस को सॉल्व करना है अपन को मैट्रिक्स मेथड को यूज करते हुए। लिखा हुआ आएगा एग्जाम के अंदर यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द इक्वेशन, नहीं भी लिखा हुआ है। 12th क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स लगा के ही सॉल्व करना है। और जो हमारा एलिमेंट्री के साथ जो चॉइस में क्वेश्चन बनता है सीबीएसई के अंदर वो यही बनता है। अब अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे बेटा तो देखो, मैं यहां पर एक तो लिख रहा हूं सबसे पहले ए बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो कोफिशिएंट है ना उनको सारों को लिख देना। ये मैंने सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए। क्लियर। एक बनेगा मेरे पास में एक्स है मेरा वेरिएबल मैट्रिक्स। यहाँ एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, अगर वहां पे क्वेश्चन में एबीसी बन रहे हो तो एबीसी, जो भी बन रहे हो वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया। नंबर 3 बनेगा बेटा अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये मेरे कांस्टेंट मैट्रिक्स का बन गया। अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं देखूंगा कि अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यहां यूज करूं तो मेरा ax इक्वल्स टू b, अगर मैं इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करूं और इसके इक्वल रख दूं तो वापस से यही इक्वेशंस आ जाएगी। चाहे तो तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना कि अगर तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके इक्वेट कर दिया, तो जब तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हारे सामने यही इक्वेशंस आ जाएगी। अब सोचो कि तुम फाइंड कर रहे हो x, अगर तुम x फाइंड कर रहे हो तो यहां से x कौन हुआ, a इनवर्स b। तो अगर कहीं तुम्हें x निकालना है तो तुम्हें एक ही काम करना है। क्या करना है बेटा, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकाल के उसको b से मल्टीप्लाई करवा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन 2x2 में हुआ, 2 वेरिएबल्स के लिए हुआ, तो भी हम कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारे सामने वापस से ऐसे वर्ड्स आएंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको याद होगा कंसिस्टेंट का मतलब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना। तो 2 केस बनते हैं, आइदर ए यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जो केस है वो सीबीएसई में डिस्कस नहीं कर रखा है, ध्यान रखना है। हमारे केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो होगा तो कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन 2 के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हैं हम अभी के लिए। तो कंडीशन के ध्यान रखनी है बेटा। देखो, आप एक्स निकाल रहे हो, ए इनवर्स निकालना जरूरी है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है ए इनवर्स निकालने की जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा हो, नॉन जीरो। तो अगर कंसिस्टेंट कोई पूछे तो तुम्हें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल के देना है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब उसका कैसा होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये 12 तक के कंसेप्ट के हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी ध्यान रहे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो तो क्या बन गया, यूनिक सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट के केस में, इनकंसिस्टेंट के केस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो आप बोलोगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर। अब ये आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए आप अगर बुक की थ्योरी में जाओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में ऑल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लेकिन हमारे काम का नहीं है। हमको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने को आई, हमारे एग्जाम में सॉल्व करने को आएगी, हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। किसका, ए मतलब कौन है, ध्यान रखना। इसका नाम लिख देता हूं मैं, ए है तुम्हारा बेटा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर ये डिटर्मिनेंट तुम्हारा नॉन जीरो आ गया मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं आया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। क्लियर। ठीक है। अगर ऐसा भी होता है कि डिटर्मिनेंट जीरो आने के बावजूद भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जब मैं कंपटीशन का पढ़ाऊंगा तो उसकी भी अपन डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखें, ठीक है ना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वो भी देख ले।
देखो बेटा, अब मैं एक एग्जाम्पल 2x2 का लूंगा और फिर एक एग्जाम्पल 3x3 का लूंगा। मान लो दो इक्वेशंस तुमको दी हुई, अब तुमको सारे मेथड आते हैं, नया मेथड सीख रहे हो। 2x + 3y = 6, एक तो ये दी हुई है, एक दी हुई बेटा x - y = 4। किसी ने बोला कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बताओ x और y की क्या वैल्यू आएगी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब अपन मैट्रिक्स मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखो, तीन चीजें लिखनी है हमेशा। सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 1 -1, पहला काम हमेशा यही होगा। दूसरा काम बेटा वेरिएबल मैट्रिक्स, यहाँ वेरिएबल x और y। और तीसरा काम बेटा कांस्टेंट नंबर्स जो भी है हमारे 6 और 4। अब ये इक्वेशंस हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पहला काम करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बना यहां पर -2 -3 -5 नॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे, ये ध्यान रहे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि a को x से मल्टीप्लाई करोगे तो b के इक्वल आएगा, तो x कौन हुआ आपका? a इनवर्स b हुआ। मतलब आपका मेन टास्क है यहां पर a इनवर्स निकालना। अब जब 2x2 आ रहा है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि 2x2 का इनवर्स आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। ट्रिक क्या थी, वापस रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो a इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट अभी बेटा निकाला ही अपन ने, कितना आया था? -5। और एडजॉइंट की ट्रिक क्या थी? डायगोनल के एलिमेंट्स को करवा दो इंटरचेंज और बाकी का करवा दो साइन चेंज। डायगोनल के एलिमेंट्स को करवा दो इंटरचेंज, बाकी का करवा दो साइन चेंज। ये आपके कौन आ गया बेटा? a इनवर्स आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब x की वैल्यू a इनवर्स, कभी भी इस कांस्टेंट नंबर को पहले अंदर नहीं भेजना है, हमेशा ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लाई b है हमारे पास 6 और 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा अपन ने खूब प्रैक्टिस करी है, उसको फॉलो करें। देखो क्या बनेगा, एक 2x1 का मैट्रिक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -6 और -12 -18, -6 और +8, -6 और +8 बेटा ये बच जाएगा +2। जब इसको भी मैं अंदर भेज दूंगा तो मेरा x हो गया 18/5 और मेरा y हो जाएगा -2/5। ये मैंने x और y निकाल लिए, किसको यूज करते हुए? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए। ये मैंने अभी आपके सामने एक बहुत इजी सा क्वेश्चन रखा है 2x2 का, एग्जाम में 3x3 का आता है, ध्यान रखना है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि अगर यही 3x3 में आ गया तो क्या करना है, क्योंकि वही अपना 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, चलिए अब उसकी बात करते बेटा, और वो अपन बुक का ही लेंगे। अब बात करते बेटा बुक के एक क्वेश्चन की, और अपन ले रहे हैं बुक का जो बोर्ड में काफी बार पूछा गया भी है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये इक्वेशंस दी हुई है अपन को, एक्सरसाइज 4.6 में है ये कंसेप्ट हमारा। इनको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन से बेटा अपने पास, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं, मेथड मैंने अभी आपको समझाया ही है, उसको फॉलो करेंगे अपन, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन अगर आता है तो मान के चलो कि भाई आपको यही अटेम्प्ट करना है, एलिमेंट्री को अटेम्प्ट कम करना है, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे पहला काम, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखो। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बेटा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ये मैंने 0 यहाँ क्यों लिखा है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई x की टर्म नहीं है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0.x लिख सकता हूँ, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन वेरिएबल मैट्रिक्स x y और z वही है भी आपके यहाँ पर वेरिएबल्स। आपने 10th क्लास में देखा होगा कि कभी कभी x y z अपॉन में भी आ जाते हैं, तो भी आपको नहीं घबराना है, आपको यहाँ पे भी अपॉन में लिख देना है 1/x 1/y 1/z। मिसलेनियस के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट, अब आपको लिखना है बेटा कांस्टेंट मैट्रिक्स। फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में लिख दे, घबराना नहीं, पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में लिख दे। सबसे पहला काम होगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। किसके अलावा ओपन करें, आपको ये याद होगा मैंने सिखाया, जिधर 0 आ रहा है उधर से कर दो। C1 में 0 आ रहा है, C1 के अलावा ओपन किया बेटा 2। मैं अभी इसको थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, ये सब आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ध्यान रखना। C1 में प्लस माइनस प्लस चलता है, -1, इसको डिलीट किया।
देन 0, कोई मतलब है नहीं हमें उससे। ये हो गया बेटा 10 प्लस 3, यहाँ हो गया -5 -3, ये हो जाएगा बेटा ऐसे 13 26, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास प्लस का 8 मतलब 34, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिक सोल्यूशन इसको सॉल्व कर पाएंगे। वापस से वही सेम कंसेप्ट कि भाई ax अगर b के इक्वल है तो x इक्वल टू a इनवर्स b, ये आपको हर जगह काम में लेना ही है, तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट रखें। अब अपना टास्क क्या है बेटा, a इनवर्स निकालना। तो अब यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर a इनवर्स निकालने के लिए ट्रिक नहीं लगा सकते हो, ध्यान रखना। यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा प्रॉपर मेथड है माइनर कोफैक्टर वाला वही लगाना है। तो मैं उसी मेथड के तहत अभी क्या कर रहा हूँ, देखो अपन को पता है एक तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इन 9 वैल्यूज की अपन को जरूरत पड़ेगी। ये 9 वैल्यूज में लिख लेता हूं अभी। C11 आपको जो मैंने माइनर कोफैक्टर लिखना सिखाया था तब भी मैंने बताया होगा, साइन जो है वो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी के लिए वैल्यू लिखनी है। C11 बेटा, C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, यहां से जो बचेगा ये बच रहा है अपने पास 10 + 3 13। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया बेटा, -5। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया 3। C21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, -5 -3 -8। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किया, -10 और 0। C23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 6 -0। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, -1 +2, यहीं पे गलती होती है ध्यान रखना, माइनस का 1 और फिर -2 बनेगा तो +2 हो जाएगा, -1 और प्लस का 2 प्लस का 1 बचेगा। C32 बेटा थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, -2 और -1। C33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, -4 -1। अब क्या करना है, अब आपको ऑल्टरनेट साइन का ध्यान रखते हुए देखो, अगर ये इवन होता है तो कोई चेंज नहीं करना, अगर ऑड होता है तो चेंज करना। इवन है कोई चेंज नहीं होगा, ऑड है चेंज करना पड़ेगा, इवन है कोई चेंज नहीं होगा, ऑड है चेंज करना पड़ेगा, इवन है कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऑड है चेंज करना पड़ेगा, इवन है कोई दिक्कत नहीं है, ऑड है चेंज होगा, इवन है कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखे बेटा एडजॉइंट, यहां ध्यान रखना लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, पहले भी बताया। आप चाहो तो इसको इस तरह लिखो, लेकिन फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो ट्रांसपोज ले ही नहीं, हम तो डायरेक्ट लिखें, तो ये डायरेक्ट लिखो बेटा, इसको ये डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन इन सब बातों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपसे गलती ना हो। ये डायरेक्ट लिख दिया, ये मेरा कौन आ गया, एडजॉइंट। क्लियर। अब ए इनवर्स का मेरे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख देता हूं। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब जो मेरी स्टेप है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, यहां पर वैल्यू रखते हैं बेटा। x का मतलब x y z, ए इनवर्स 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, ये मेरा एडजॉइंट जो भी अपन ने निकाला, मल्टीप्लाइड बाय b, b हमें दिया हुआ है बेटा 1 3/2 और 9। ठीक है, बस अब सॉल्व करना है, लगभग फाइनल स्टेप पे हैं अपन। यहां देखो 1/34 इसको अंदर भेजना ही नहीं है, फ्रैक्शंस जब तक हो तब तक अवॉइड करना है। 13 × 1 13, 8 को किया 3/2 से बेटा 12 और 9, ये बन रहा है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको ब्लू से लिख देते, इधर यहीं लिख देते, चलो 13 + 12 + 9। यहां बात करते हैं 5 - 15 + 27, और यहां बात करते हैं 3, इसको किया बेटा -9 और ये +45। अब देखो क्या बन रहा है, ये बन गया अपने पास में 12 और 9 21 और 13 34 डिवाइड बाय 34। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 1। यहां देखेंगे क्या बचता है, 27 और 5 32 - 15 17/34 1/2, और यहां देखते हैं क्या बचता है 45 और 3 48 - 9। यहां देखो अपन से कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो क्योंकि यहां प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है अपन को।
3 वन जा 3 और यहाँ बन रहा है बेटा -9 और +45, तो 48 41 बन रहा है। इसको अपन एक बार आपस से चेक कर लेते हैं कि कहीं अपन ने इस एलिमेंट में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। C13 अपन ने निकाला था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को देखते हुए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करा, 3 बनना चाहिए। C23 की अगर अपन बात करें, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया 6। और नेक्स्ट अपन C33 की बात करें, -4 -1 -5। अच्छा ये -5 है बेटा अपने पास में, ये -5 तो ये माइनस लगा देंगे इसके साथ में, तो ये हमारे पास में हो गया -54, ये हो गया बेटा -54, ये -51, तो ये बेटा बन गया -3/2। ठीक है ना, वो कैंसिल हो रहा था, अपने माइनस का ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ से बेटा अपने को अपना फाइनल आंसर मिला, x आया 1, y आया 1/2 और z आया -3/2। ये हमारे x y z की फाइनल वैल्यूज हो गई। कभी भी आपको यहाँ पर x y z थोड़ा भी ऊटपटांग मिले तो आपको उसको आपस क्रॉस चेक करके देखना है। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पर माइनस को फॉलो नहीं किया था तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है ना, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बोर्ड में श्योर क्वेश्चन है बेटा, ये आएगा ही आएगा। एक एलिमेंट्री और एलिमेंट्री के साथ ये चॉइस आती है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 4.6 से। एक्सरसाइज 4.6 के अंदर सारे क्वेश्चन इसी तरीके हैं और ये डिटरमिनेंट्स का लास्ट कंसेप्ट था सीबीएसई के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, बाकी सारा काम खत्म हो गया। ठीक है ना, 4.6 की प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट आए तो मेरे तक जरूर बताएं। ओके बेटा, थैंक यू।